गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने इस पॉइंट तक देखा था दैट एम्पियर लॉ टेक्स अ फॉर्म डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाई डेल टी, वेर J is called the conduction current density and del D by del T is called the displacement current density. Now, what is exactly meant by displacement current? ये displacement current क्या होता है? The displacement current does not have a significance of a current in the sense of being motion of charges. जैसे हमारा नॉर्मल करंट होता है, मोशन ऑफ चार्जेस, मूविंग चार्जेस कंस्टिट्यूट आवर करंट, उस तरह का नहीं होता डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है? नाउ कंसिडर अ चार्ज्ड कैपेसिटर हुज प्लेट्स आर कनेक्टेड बाय अ वायर। एक आप चार्ज्ड कैपेसिटर कंसिडर करो और उस चार्ज कैपेसिटर के दोनों एंड्स आपने वायर से कनेक्ट कर दिए, तो वो चार्ज वायर के थ्रू निकलेगा और करंट फ्लो होगा। नाउ करंट फ्लोइंग इन द वायर इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज ऑन प्लेट्स। जितना कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज चेंज होगा उतना ही वायर में से करंट फ्लो होगा। सो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ये तो पता है, बट वी ऑल्सो नो दैट ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी बेसिक फॉर्मूला है। नाउ सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। नाउ Q को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओ तो Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A इंटू ई। अब इस इक्वेशन को T के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो डेल Q बाय डेल T इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A इंटू डेल E बाय डेल T। अब ये डेल Q बाय डेल T क्या है? करंट I. So I is equal to epsilon naught A del E by del T. So I is equal to epsilon naught A del E by del T. अब epsilon naught को del के अंदर ले जाओ और आपको पता है epsilon naught E is equal to D. So I is equal to A into del D by del T. तो अब इस A को आप इस तरफ ले आओ। So I by A is equal to del by del T. अब I by A आपको करंट डेंसिटी देता है, विच मीन्स कि डेल बाय डेल टी भी आपकी करंट डेंसिटी ही होगी किसी तरह की। नाउ J इज इक्वल टू एप्सिलॉन E। अब E को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एप्सिलॉन E नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी। तो J square will be equal to epsilon square E naught square and D is equal to epsilon naught E. Now epsilon naught E, तो E की जगह पे हमने E naught एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी लिखा। तो अब इसको T के साथ टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करो तो डेल डी बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस आई ओमेगा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी। अब इस इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा? डेल डी बाई डेल टी मॉड का स्क्वायर विल बी ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई जीरो स्क्वायर। अब इसको इस इक्वेशन से डिवाइड करो तो J स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल डी बाय डेल टी मॉड का स्क्वायर विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई नॉट का स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? एप्सिलॉन सिग्मा स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। अब दोनों साइड आप स्क्वायर रूट लो तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा आ जाएगा। अब फॉर कॉपर के लिए सिग्मा की वैल्यू होती है 5.9 इंटू 10⁻⁷ और एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू हमें पता है कांस्टेंट। तो सिग्मा बाय ओमेगा एप्सिलॉन नॉट विल बी नियरली इक्वल टू
of the order of 10 raised to 19 by omega. दिस रेशियो इज़ वेरी लार्ज फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी, सारी फ्रीक्वेंसीज के लिए ये रेशियो काफ़ी बड़ा है, मतलब दिस रेशियो इज़ वेरी लार्ज। अगर जे बाय डेल डी बाय डेल टी का रेशियो काफ़ी बड़ा है, मतलब जे की वैल्यू डेल डी बाय डेल टी से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, विच मीन्स डिस्प्लेसमेंट करंट इज़ नॉट एज सिग्निफिकेंट एज द करंट ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री चार्जेस in the study of continuous circuits, which means del d by del t j से तो काफ़ी छोटा है, तो उसके जितना सिग्निफिकेंस नहीं है कंटिन्यूस सर्किट्स में, इसीलिए हम ये वाले डिस्प्लेसमेंट करंट को मोस्टली कंटिन्यूस सर्किट्स में इग्नोर करते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट मच सिग्निफिकेंट, इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती कंपेयर्ड टू जे। The four equations which the vector field E, D, B, H satisfy everywhere are del dot D is equal to rho, del dot B is equal to 0, del cross E is equal to minus del V by del T, and del cross H is equal to J plus del D by del T। अब यहाँ पे मैंने प्लस जे लिखना छूट गया, ये लिख देना, ये गलती सुधार लेना। नाउ दीज इक्वेशंस, ये जो चार इक्वेशंस है ना, दीज आर फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड आर नोन एज मैक्सवेल्स इक्वेशंस। इन चारों को मैक्सवेल्स इक्वेशन कहते हैं, बस यहाँ पे जे लगा देना। LQ4 होमवर्क में लो, NSQ7 भी। नाउ 5.9 डीके ऑफ फ्री चार्ज। अब ये वाला जो मैक्सवेल इक्वेशन है, फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन, उसके हिसाब से डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाई डेल टी। अब जे इज इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा ई, और डेल डी बाई डेल टी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू डी मतलब एप्सिलॉन ई, तो डेल डी बाई डेल टी विल बी इज इक्वल टू एप्सिलॉन डेल ई बाय डेल टी। टेकिंग डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ डाइवर्जेंस लो, दोनों तरफ डाइवर्जेंस लो तो क्या होगा, डेल क्रॉस एच का डाइवर्जेंस। अब हमने इससे पहले की एक थियरी में देखा था कि डेल डॉट डेल क्रॉस समथिंग विल ऑलवेज बी ज़ीरो, तो ये ज़ीरो लिख दिया। फिर इसका डाइवर्जेंस लोगे तो क्या होगा, सिग्मा कांस्टेंट है बाहर आएगा, डेल डॉट ई बचेगा, और इसका डाइवर्जेंस लोगे तो क्या आएगा, एप्सिलॉन डेल बाय डेल टी, और ई का डाइवर्जेंस ले लिया। अब डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन, ये तो आप सबको पता है। सेम ये भी डेल डॉट ई रो बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इधर भी रो बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा, तो ये रो और ये एप्सिलॉन और ये कट जाएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन नहीं होगा। यहाँ पे और एक गलती सुधार लेना, यहाँ पे एप्सिलॉन नहीं होगा। उसके बाद जो ये इक्वेशन बनेगी, ये एप्सिलॉन नहीं होगा, तो इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करके आपको सॉल्यूशन मिलेगा कुछ ऐसा, इंटीग्रेट करके रो का सॉल्यूशन मिलेगा, विच विल बी रो ज़ीरो एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाय टाउ, वेयर टाउ is epsilon by sigma, that is relaxation time. This relation shows that any original distribution of charge decays exponentially at the rate at which is independent of any other electromagnetic disturbance that may be taking place. तो इससे हमें पता चलता है कि जो ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है वो डीके हो जाता है, वो भी एक्सपोनेंशियली। 5.10 Potentials of electromagnetic field. Now we know that del dot B is equal to 0, हमारा मैक्सवेल में का सेकेंड लॉ है।
but B is equal to del cross A where A is a vector potential. आपने वेक्टर पोटेंशियल के बारे में थर्ड सेमेस्टर में स्टडी किया है. एंड मैक्सवेल इक्वेशन कहती है कि डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, थर्ड इक्वेशन. अब बी की जगह पे आप डेल क्रॉस ए लगाओ, फिर आपका जो डेल है वो इस तरफ आएगा एंड डेल बाई डेल टी यहाँ पे ए के साथ. तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, माइनस डेल क्रॉस डेल ए बाई डेल टी. नाउ आप ए को इक्वेशन में इस तरफ ले आइए, माइनस डेल ए बाई डेल टी को. तो आपका इक्वेशन ऐसा बनेगा, डेल क्रॉस ई प्लस डेल ए बाई डेल टी इज इक्वल टू ज़ीरो. बट यू नो दैट कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज ऑलवेज ज़ीरो. ये हम फर्स्ट ईयर से देखते आ रहे हैं कि किसी भी ग्रेडियंट का कर्ल हमेशा ज़ीरो होता है. तो मैंने एक ग्रेडियंट लिया माइनस डेल फाई, उसका कर्ल कैसा होगा, उसका कर्ल ज़ीरो होगा. तो अब इनको इन दोनों को कंपेयर करो. तो ई प्लस डेल ए बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस डेल फाई होगा. सो ई प्लस डेल ए बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस डेल फाई. डेल ए बाई डेल टी को इस तरफ ले जाओ तो ई इज इक्वल टू माइनस डेल फाई माइनस डेल ए बाई डेल टी. थर्ड सेमेस्टर में हमने देखा था that if we add the gradient of any arbitrary scalar function the vector potential to the vector potential, that is a dash is equal to a plus a psi, the magnetic field remains unchanged. हमने थर्ड सेमेस्टर में देखा था कि अगर हम अपने मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल में अगर एक डेल साई करके कोई फंक्शन ऐड करते हैं, डेल साई मतलब ग्रेडियंट साई आप मान लो कोई आर्बिट्ररी स्केलर फंक्शन है और डेल साई क्या है, उसका ग्रेडियंट. तो किसी भी अब हमारे वेक्टर पोटेंशियल में, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल में अगर हम किसी भी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट ऐड करें तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होती. For E to remain unchanged when del psi is added, we should transform the scalar potential into phi. तो अब लास्ट ईयर थर्ड सेमेस्टर में हमने देखा था कि इस ट्रांसफॉर्मेशन में से ए डैश में ट्रांसफॉर्म हुआ, फिर भी मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए से ए डैश हो गया, लेकिन फिर भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हुई. अब फॉर ई टू रिमेन अनचेंज्ड व्हेन डेल साई इज एडेड, अब अगर हमें ई को अनचेंज्ड रखना है व्हेन डेल साई इज एडेड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारे देखो ए डैश में बदला तो फाई को हमें फाई डैश में बदलना पड़ेगा. और फाई डैश कैसा होना चाहिए, फाई डैश इज इक्वल टू फाई माइनस डेल साई बाई डेल टी. तो हमें ये दो चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि so that E remains unchanged. Now E dash will be equal to minus del phi dash minus del A dash by del T. बस phi की जगह phi dash और A की जगह A dash. अब phi dash की वैल्यू ये सब्सटीट्यूट कर दो तो कैसा आएगा, माइनस डेल फाई प्लस डेल साई बाई डेल टी. और A डैश की जगह ये सब्सटीट्यूट कर दो तो कुछ ऐसा आएगा. ठीक है, उसके बाद ये और ये कैंसिल हो जाएगी टर्म्स, तो क्या बचेगा, माइनस डेल फाई माइनस डेल ए बाई डेल टी. अब माइनस डेल फाई माइनस डेल ए बाई डेल टी क्या है, आपका ई है. तो देखो ई डैश इज इक्वल टू ई, विच मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं हुई, ना तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई. विच मीन्स दैट ये कंडीशन 2 ट्रांसफॉर्मेशन 2 और ये ट्रांसफॉर्मेशन 3, ये इक्वेशन से अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन करो तो ना ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है. सो एनी फिजिकल लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स A and phi remains unaffected by transformations of the type 2 and 3. These transformations are called gauge transformation
इक्वेशन इन्वॉल्विंग पोटेंशियल मस्ट बी गेज इनवेरिएंट। इसको इस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशंस को जिन ट्रांसफॉर्मेशन से ना तो मैग्नेटिक फील्ड ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है, उस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशंस को गेज ट्रांसफॉर्मेशंस कहते हैं। और जिन इक्वेशंस में गेज ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हो वो गेज इनवेरिएंट होते हैं। नाउ आपकी ये 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन है, इसमें से डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 एंड डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी होमोजीनस इक्वेशंस कहलाते हैं। एंड डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो एंड डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाई डेल टी इन होमोजीनस इक्वेशंस कहलाते हैं। नाउ फर्स्ट अपनी मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन क्या है? डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो। नाउ यू नो दैट डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई। एप्सिलॉन को बाहर ले आओ तो डेल डॉट ई बचेगा, डेल एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो। अब डेल डॉट ई, तो ई की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ई की जगह पे हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। उसके बाद एप्सिलॉन को नीचे की तरफ ले आओ और इस ब्रैकेट को ओपन करो तो डेल डॉट माइनस डेल फाई इज माइनस डेल स्क्वायर फाई एंड डेल डॉट माइनस डेल ए बाई डेल टी इज माइनस डेल बाई डेल टी डेल डॉट ए। इसे इक्वेशन 4 कहा। नाउ डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाई डेल टी। अब डेल डी बाई डेल टी को इस तरफ ले आओ तो इक्वेशन ऐसी बनेगी। अब d इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई है, तो एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट सो इट विल कम आउट। सो आपकी इक्वेशन कैसी बनेगी? h, नाउ यू नो b इज इक्वल टू म्यू h, तो आप h की जगह पे b बाई म्यू लिख सकते हो और d इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई, तो एप्सिलॉन नॉट is constant so it will come out, so del d by del t will become epsilon naught del e by del t. Now b is equal to del cross a, तो ये टर्म कैसी हो जाएगी? 1 बाय म्यू तो है आउटसाइड बाहर, फिर ये डेल और b की जगह पूरा डेल क्रॉस है। नाउ माइनस ये वाले टर्म में e की जगह पे ये वाली इक्वेशन, तो यहाँ पे e की जगह पे ये वाली इक्वेशन। उसके बाद आप म्यू को जस्ट टेक इट ऑन द अदर साइड, तो आपकी इक्वेशन ऐसी होगी। उसके बाद ओपन करो। अब आपको डेल क्रॉस ए का फॉर्मूला हमने कितनी बार यूज़ किया है। सो डेल क्रॉस ए का फॉर्मूला ऐसा होता है माइनस डेल स्क्वायर ए प्लस डेल इंटू डेल डॉट ए। फिर इस ब्रैकेट को ओपन करो तो फर्स्ट टर्म क्या होगी? माइनस और माइनस मतलब प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल बाई डेल टी डेल फाई, और दूसरी टर्म क्या होगी? माइनस माइनस प्लस म्यू एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ए बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। नाउ वी चूज ए सच दैट हम ए एंड फाइव, ओके वी शुड चूज ए एंड फाइव सच दैट। अब हमारे हम अपने पोटेंशियल्स ए और फाइव को कुछ इस तरह से चूज करते हैं दैट डेल डॉट ए इज इक्वल टू माइनस म्यू एप्सिलॉन नॉट बाय इंटू डेल फाइव बाई डेल टी। अब आपको पता है दैट सी इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो ये कितना हो जाएगा?
म्यू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c²। तो हमने इस तरह से डेल डॉट ए इज इक्वल टू माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल फाई बाई डेल टी, इस तरह से हमने चूज़ किया। तो अब इसका ग्रेडियंट लो दोनों साइड, इन दोनों का ग्रेडियंट लो, डेल करो, तो क्या आएगा डेल ऑफ इंटू डेल डॉट ए इज इक्वल टू माइनस म्यू एप्सिलॉन नॉट डेल बाय डेल टी डेल ऑफ 5। अब ये और ये इन दोनों पे ध्यान दो और इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देखो, तो ये 0 होगा। सी डेल डॉट ए की जगह पे आप ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल बाय डेल टी डेल फाई, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो ये और ये इक्वेशन टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो बचेगा क्या, सिर्फ ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एंड ऑब्वियसली द RHS। तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी, इक्वेशन 7 जैसी। विथ कंडीशन 6 इक्वेशन 4 बिकम्स। अब ये कंडीशन 6 डालो तो आपकी इक्वेशन 4 कैसी बनेगी। इक्वेशन 4 में ये डेल डॉट ए की वैल्यू डाल दो, ये वाली डेल डॉट ए की ये वाली वैल्यू आप इसमें डालो इधर इक्वेशन 4 में। तो आपकी इक्वेशन कैसी बनेगी, माइनस डेल स्क्वायर फाई माइनस डेल बाय डेल टी, और यहाँ पे आपने ये डेल डॉट ए की वैल्यू इक्वेशन 6 में से डालो, माइनस में एप्सिलॉन नॉट डेल फाई बाय डेल टी। तो आपकी इक्वेशन 4 ऐसी बन जाएगी। इसको अब आप minus mu or epsilon naught are constant, so they can come out and it will become del square phi minus mu epsilon naught del square phi by del t square is equal to minus rho by epsilon naught. Now for steady state equation 7 will become, steady state के लिए ये टर्म 0 होगी, नो चेंज, सो steady state के लिए ये टर्म 0 होगी। आपकी इक्वेशन 7 बन जाएगी डेल स्क्वायर ए इज इक्वल टू माइनस म्यू जे, और स्टेडी स्टेट के लिए आपकी इक्वेशन 8 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 8 में देखो स्टेडी स्टेट के लिए ये टर्म 0 होगी, सो योर इक्वेशन 8 विल बिकम डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट। द कंडीशन 6 इज कॉल्ड लॉरेंस गेज कंडीशन। अब ये कंडीशन 6 जो है ना, इसे हम लॉरेंस गेज कंडीशन कहेंगे। We have seen that E and B are invariant under gauge transformation 2 and 3. The potentials thus transformed will have to satisfy Lorentz gauge condition del dot A plus mu epsilon naught del phi by del t. अब हमने देखा E और B गेज ट्रांसफॉर्मेशंस के अंडर इनवेरिएंट है, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को लॉरेंस कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। लॉरेंस कंडीशन क्या है, डेल डॉट ए प्लस म्यू एप्सिलॉन नॉट डेल फाई बाई डेल टी इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, ए की ये अपने गेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, ए की जगह पे ए डैश रख देते हैं एंड फाई की जगह पे फाई डैश रख देते हैं। नाउ यू नो दैट ए डैश इज इक्वल टू ए प्लस डेल फाई एंड फाई डैश इज इक्वल टू फाई माइनस डेल साई बाई डेल टी। इसको ओपन करो तो डेल डॉट ए प्लस डेल डॉट डेल साई मतलब डेल स्क्वायर साई। इसको ओपन करो तो म्यू एप्सिलॉन नॉट डेल फाई बाई डेल टी माइनस म्यू एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर फाई बाई डेल टी स्क्वायर। अब
इक्वेशन 6 देखो, इक्वेशन 6 के हिसाब से डेल डॉट ए इज इक्वल टू माइनस म्यू एप्सिलॉन और डेल फाई बाई डेल टी। तो म्यू एप्सिलॉन नॉट डेल फाई बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट ए, मतलब ये टर्म और ये टर्म कट जाएगी, बचा क्या, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर साई माइनस म्यू एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर साई बाय डेल टी स्क्वायर, which is nothing but your the same equation like this. Therefore it preserves the Lorentz condition. SQ5 and SQ8 in the homework.